हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। देखिए, आपने पोटेंशियल एनर्जी वर्ड पढ़ा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई भी ऐसा रूल है जो दो सेट्स को ज्वाइन करता है। बेसिकली अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है तो वो जो है पोजीशन पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर। हाइट है तो हम इसे यहाँ यू एच भी लिख सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। आप सिंपली इसे पोटेंशियल एनर्जी भी समझ सकते हैं, मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, सिमिलर चीज़ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। इसमें देखिए, हम ये जानते हैं कि जो स्मॉल वर्क डन होता है डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। अगर एफ फोर्स लगा के किसी बॉडी को डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करना है तो जो वर्क किया जाता है वो डेल्टा डब्ल्यू एफ डेल्टा एक्स होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है बॉडी की, डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, या फिर वी कैन राइट दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डेल्टा एक्स, या फिर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स फॉर स्मॉल चेंज या फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, ये जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। F can be written as माइनस डी यू बाई डी एक्स। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी F विल बी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एच, क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट वाइज होगा, इसलिए मैं dx की जगह dh भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एटम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x इज गिवन बाय u इज इक्वल टू माइनस ए बाय एक्स रेज टू द पावर 6। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उन दो एटम्स के लिए जिनके बीच में डिस्टेंस x है, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन एटम ऑन अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम पे कितना फोर्स लगेगा। वी नो दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। F इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स नेगेटिव, क्योंकि आपने यहाँ x की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को देखा है, तो हम फोर्स को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स F इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ ऑल दिस वैल्यू माइनस ए बाय एक्स पावर 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, प्लस a डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 6 है, ऊपर जाके ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। नाउ वी नो दैट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग में किया होगा, तो अगर हम इस पर ही इम्प्लीमेंट करते हैं, वी आर लेफ्ट विद वॉट, a n की जगह यहाँ पर माइनस 6 है, तो माइनस 6 इंटू एक्स पावर माइनस 6 माइनस 1, वट आई एम लेफ्ट विद माइनस 6 ए एक्स रेज टू द पावर माइनस 7, और फोर्स इज इक्वल टू माइनस 6 ए बाय एक्स रेज टू द पावर 7। दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ योर फोर्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग अगर एक नॉर्मल कंडीशन है, ना उसको दबाया गया है ना खींचा गया है, तो उसमें
जितनी एनर्जी है वो है, लेकिन अगर हम उसे खींचते हैं या दबाते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क जो है वो इस तरह से होता है कि स्प्रिंग को खींचने की कोशिश हो रही होती है, लेकिन उसी दौरान स्प्रिंग के अंदर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है जो उसकी पहले वाली पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। तो यानी कि स्प्रिंग के अंदर भी एक वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक स्प्रिंग है, इससे मैंने एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, ये ब्लॉक है। अभी फ़िलहाल ना इसे खींचा है ना इसे दबाया है, ठीक है। इसका मतलब ये अपनी मीन पोजीशन पे, ये पोजीशन मान लिया मीन पोजीशन है। अब मैं इसको यहाँ तक खींचता हूँ, ये आपका ब्लॉक जो है सपोज यहाँ तक खींचता है, तो ये एक साइड की एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है। यहाँ खींचा तो इसका मतलब हमने कुछ वर्क किया इस स्प्रिंग को खींचने के लिए। तो हमने जो वर्क किया वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर है। उसी टाइम पे स्प्रिंग के अंदर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ जिसकी डायरेक्शन इधर है, F। न्यूमेरिकली F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F इंटरनल कह लो या रीस्टोरिंग कह लो, रीस्टोरिंग RES से शो कर देते हैं इसको, RES। न्यूमेरिकली डायरेक्शन जो है वो इनकी अपोजिट है, यानी कि अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F रीस्टोरिंग, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मान लिया अच्छा ये यहाँ आएगा, उसके बाद खींच के जैसे आप उसे छोड़ोगे वो तेज़ी से इस पोजीशन को क्रॉस करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, ये कंप्रेस्ड है इस टाइम। दोनों ही केस में जितना इधर एक्सटेंड हुआ था मान लिया x, तो ये कंप्रेस भी x ही होगा, जितना एक्सटेंड हुआ उतना ही कंप्रेस हुआ। इस स्टेट में भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इस स्टेट में भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इस स्टेट में इसके पास कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इन दोनों स्टेट में है। गॉट इट। अब मान लिया एक स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो जो स्मॉल वर्क डन होता है वो होगा F.dx, F वेक्टर क्वांटिटी, dx डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या है F dx cos 180, ये तब है अगर F जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हुई, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया। इट विल बी माइनस F dx। गॉट इट। अब एक बात और, हमने ये देखा है अगर हम इसे एक्सटर्नल फोर्स की टर्म्स में लिखें इट विल बी F एक्सटर्नल इंटू dx, क्योंकि वो दोनों अपोजिट होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए वहाँ माइनस आया। या फिर मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू माइनस KX, वेयर K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ F की जगह माइनस KX, तो ऑलरेडी dW इज इक्वल टू KX dx आ जाएगा, और टोटल वर्क डन वो इस स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन dW की जगह रख देते हैं F dx या फिर इंटीग्रेशन KX dx, के बाहर इंटीग्रेशन x dx, ये आ जाएगा k। x dx का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाय 2। तो ये एक स्प्रिंग को खींचने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी k x स्क्वायर बाय 2 के बराबर हो जाएगी, जहाँ k स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, k उसका स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। k स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज एक्सटेंशन, कितना हमने उस स्प्रिंग को खींचा है।
जनरली जो भी यूनिट आपकी सूटेबल होती हैं, अगर ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो जूल, और CGS यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो अर्ग, उसमें ये वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कई बार क्या होता है आपके स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। अगर मैं न्यूमेरिकली देखूं तो F = kx है, तो k बराबर हो जाएगा F/x। इफ़ x = 1 देन k = F। यानी कि बेसिकली क्या होता है, वो फोर्स जो किसी स्प्रिंग में यूनिट एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दे वही क्या कहलाता है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द फोर्स required to produce unit extension in it। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स बाय डिस्टेंस, तो न्यूटन बाय मीटर, ये यूनिट होती है फोर्स कांस्टेंट की। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली कि जब वो फुल्ली एक्सटेंडेड होगा तो उसमें सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी, फुल्ली कंप्रेस्ड होगा तब भी उसमें सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों केस में वो रुकेगा। देखिए आप स्प्रिंग को खींचते हैं, वो इस एंड तक जाता है, फिर रुकता है, फिर वापस आता है, जाके यहाँ तक आ जाता है, मीन पोजीशन को क्रॉस कर लेता है वो इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ आके वो कंप्रेस होगा, रुकेगा, फिर वापस जाएगा। जिस मोमेंट पे वो रुक रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसका मतलब उस टाइम उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के अलावा, इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट और इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा हर जगह वो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए जब वो एक्सटेंशन उसमें कुछ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक्सटेंशन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं होगी, जितनी पहले से है उसकी हम बात नहीं कर रहे। टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में कहें तो कह सकते हैं इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब आप यहाँ से इसको छोड़ते हैं, स्पीड बढ़नी शुरू होती है, यहाँ पे जाके मैक्सिमम, यहाँ कम होनी शुरू होती है और यहाँ जाके वो रुक जाता है, फिर दोबारा वो वहाँ चलता है, स्पीड बढ़ती है, यहाँ स्पीड मैक्सिमम, फिर कम होती जाती है, यहाँ जाके रुक जाता है। यानी कि जिस पॉइंट पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है वहाँ उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अगर वो इस पोजीशन को Vm वेलोसिटी से क्रॉस करता है तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी Kmax, वो होगी ½ mv_max²। मैंने x जो है एक्सटेंशन कहा था, मैं लास्ट तक जाने का एक्सटेंशन मान लिया मैक्सिमम है xm, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी Umax वो हो जाएगा ½ kx maximum²। जब सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी तो काइनेटिक नहीं होगी, सारी एनर्जी काइनेटिक है तो पोटेंशियल नहीं है, तो ये दोनों बेसिकली तो बराबर है ना, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक टाइम पे सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई तो सारी एनर्जी ये हो गई, एक टाइम पे सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई तो सारी एनर्जी ये होगी। सारी एनर्जी तो ज्यों की त्यों रहेगी ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे बॉडी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रही है और एक्सट्रीम एक्सटेंशन, जहाँ पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो उसकी एक्सटेंशन होती है उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो क्या आ जाएगा, सिंस Kmax = Umax, तो ½ mv_maximum² = ½ kx maximum²। यहाँ से हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, Vmax² = kxm²/m, या फिर Vm = k/m × xm।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन केस ऑफ ए स्प्रिंग। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वेरीफाई करता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है।